Today we are going to speak on Yonivapath and Ashtanga Ayurved. You'll be thinking कि Ashtanga Ayurved, what is this, and Yonivapath. uh, अष्टांग जो हम देखते हैं ना, काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरावृषांग, और ये आठों ही अंग जो है उनका संबंध ये योनिव्यापद में बहुत ही ज्यादा रहता है, और इसी के कारण योनिव्यापद, अष्टांग आयुर्वेद एंड मैनेजमेंट ऑफ योनिव्यापद ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो योनिव्यापद के रेफरेंसेस किधर किधर है, तो उसमें पहले जो बताया गया है वो वाग्भट में उत्तर तंत्र क्षुद्र रोग के बाद है। चरक में जो बताया गया है वो वात रक्त चिकित्सा के बाद में बताया गया है, और सुश्रुत में गृहोत्पत्ति अध्याय के बाद में बताया गया है। गृहोत्पत्ति अध्याय जो है उसके बाद में बताया है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन तीनों को भी अगर हम देखते हैं ना, तो चरकाचार्य बताते हैं कि पहले वात शोणित अध्याय है, उसके पहले जो है वो वात व्याधि अध्याय है, और इनके बाद में जो आते हैं ना वो है ये योनिव्यापद अध्याय। तो इसमें नहीं वाता धृत्य योनि, इसका महत्व जो है ये इधर ही हमको मालूम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आयुर्वेद में जो जो कुछ भी अध्याय बताए गए हैं उनको क्रम महात्म्य बहुत ही अच्छा है। ये क्रम महात्म्य के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये क्रम जो है वो वात व्याधि और उसके बाद में योनिव्यापद ऐसे बताया गया है। वात व्याधि को नजर में रखते हुए हमको ये योनिव्यापद जो है वो देखना है। दूसरी बात जो है वो वाग्भट आचार्य जो बताते हैं वो उत्तर तंत्र में क्षुद्र रोग के बाद में ये बताते हैं। ये क्षुद्र रोग में बाद में जो बताते हैं ना, उसमें बाकी के सब होने के बाद रसायन और वाजीकरण, इसके पहले ये योनिव्यापद का वर्णन है। अपत्यानाम परम मूलम नार्याः परम नृणाम, ऐसा जो बोला गया है उसके हिसाब से हम इसको देखना चाहिए कि रसायन और वाजीकरण से जस्ट पहले ये योनिव्यापद का अध्याय आता है, और सुश्रुत जो है उनमें ग्रह उत्पत्ति अध्याय के बाद में सुश्रुत में ये योनिव्यापद का अध्याय आता है। जो स्त्रियां रहती है वो जो है ना उनको सायते अस्यातिथि स्त्री ऐसा बताया गया है। जिससे प्रसूति होती है, जो नया उत्पत्ति कर सकती है, नया जन्म दे सकती है, इसको स्यायते अस्यातिथि स्त्री बताया है। इसमें ये स्पेसिफिक एक बात ऐसी है कि जिसमें ग्रहों का अलग अलग जो ग्रह बताए हैं उनका उपस्थिति और उनके हिसाब से भी ये जो निदान है वो होता है, और इसी के लिए दैवम चैवात्र पंचमम ऐसा स्त्री रोग में वैशिष्ट्य पूर्ण बताया है, और इसी के लिए ग्रह के बाद सुश्रुताचार्य जो है वो योनिव्यापद का अध्याय लेते हैं। उसके बाद में चरक और सुश्रुत, इनमें अगर हम देखेंगे तो जो स्टार्टिंग ऑफ द अध्याय बताया है उसमें अपत्यानाम मूलम नार्याः परम नृणाम तद विघातो गदैश्चास्याम क्रियते योनिमाश्रितैः। स्त्रियां जो है ना उनकी व्याख्या अगर हम देखते हैं तो उसमें स्यायते अस्यातिथि स्त्री ऐसे बताया गया है। इसमें क्या हो जाता है कि ये स्त्री जो है उसमें स्यायते यानी प्रसव की जो उसकी परिचर्या है, प्रसव जिसको होना है, इसमें जिन जिन कारणों से ऑब्स्टैकल्स आते हैं इसका कारण हम देखने वाले हैं, और उसी में ये योनिव्यापद बताया गया है। और वाग्भट में डायरेक्टली पहले जो है वो उपदंश व्याधि बताए हैं जिसमें कि गुह्य रोग है, और गुह्य रोग के बाद में योनिव्यापद ऐसे बताए गए हैं। अलग अलग कारण और अलग अलग एरा में हम देखते हैं कि चरकाचार्य और वाग्भटाचार्य स्टार्टिंग ऑफ द अध्याय जो है ना वो अलग अलग तरीके से करते हैं। इसमें और भी बाद में हम अभी देखेंगे, तो हेतु अगर हमको योनिव्यापद देखने हैं तो उसमें मिथ्याचारेण तास्त्रीणाम प्रदुष्टेनार्थवेन च जायन्ते बीज दोषाच्च दैवाच्च शृणुतः पृथक् ऐसे बताया गया है। मिथ्याचारेण तास्त्रीणाम, मिथ्याचार से, फिर उसमें क्या है प्रदुष्टेन आर्तवेन च, ये तो श्लोक जो है ना वो सभी को मालूम होता है, हर एक का बाय हार्ट भी होता है, लेकिन उसका अर्थ, मीनिंग और उसको प्रोबेबिलिटी यानी कौन कौन से कारण से ये योनिव्यापद होते हैं वो हमको देखना है। मिथ्याचार, मिथ्याचारेण तास्त्रीणाम प्रदुष्टेनार्थवेन च जायन्ते बीज दोषाच्च दैवाच्च शृणुतः पृथक् ऐसे बताया गया है। इसमें मिथ्याचार कौन सा है, क्या है, ये अगर हम देखेंगे ना
तो पहले तो बात है कि मिथ्याचार जिसको हम बोलेंगे उसमें पहली बात ऐसी है कि हमको ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग कांटेक्ट जो जो कुछ भी गलत बातें हो जाती है उसको मिथ्याचार बोलेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। सो ये मिथ्याचार कौन सा है? तो दिनचर्या, ऋतुचर्या और रजस वाला परिचर्या, ये तीनों जो है ना, इसके बारे में ये मिथ्याचार आया है। सो अगर दिनचर्या फॉलो नहीं होती है, तो क्या हो जाता है? तो योनि व्यापक होने की आशंका रहती है, ये भी बात इसमें है। सो मिथ्याचार और इसका दिनचर्या का क्या संबंध है? तो जल्दी उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? तो उसमें क्या हो जाता है कि वातों का, वेगों का प्रवर्तन हो जाता है। ये वेगों का जब ये Hello. Some technical error with the speaker. So please wait for 5 minutes.
मिनिट राहत तुम्ही स्लाइड शेअर करू शकता. हाँ, येस, थँक यू. सॉरी, नेटवर्क इश्यूज के कारण से थोड़ा सा बाहर हो गए थे. वी कैन कंटिन्यू नाउ. ओके, सो हम ये देख रहे थे कि मिथ्याचारेण ता स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्थवेन च जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाच्च शृणुतः पृथक्. ये जो मिथ्याचार हम जिसको बोलते हैं ना, उसमें स्पेसिफिकली मिथ्याचार में क्या क्या आता है, तो इसमें हमने ये देख लिया था कि दिनचर्या, ऋतुचर्या और रजस्वला परिचर्या ये तीनों भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. मिथ्याचार अगर बोलेंगे तो जनरली कॉल्टस की हिस्ट्री में मिथ्याचार ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन अगर पहली ही बात जो है दिनचर्या में कि जल्दी उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, तो वात का वेग का गति प्रवर्तन हो जाता है. अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो क्या हो जाएगा, वात की गति जो है वो प्राकृत नहीं रहेगी, और अपान का जो क्षेत्र है उसमें अगर मल प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति सुबह जल्दी उठने के बाद जो नॉर्मली हो जाती है वो नहीं होगा, तो उसमें स्पेसिफिकली वात की गति विकृत होने से रजस्वला दुष्टि, रजो दुष्टि होने की आशंका रहती है, और उसी के कारण योनि व्यापक हो जाते हैं, नहीं वाताद्रुते योनि. उसके बाद में जो है ना वो एक एग्जाम्पल है. ऐसे ही पूरे जो दिनचर्या है ना उसको हम देखेंगे तो बाद में जाके जब ये मैनेजमेंट देखनी है तभी हम उसको जो अलग अलग अभ्यंग वगैरह आया है वो उसमें देख लेने वाले हैं. दूसरी बात जो है वो है ऋतुचर्या. अगर हम ऋतुचर्या रेगुलरली फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, शरीर की जो अग्नि रहती है उसके ऊपर उसका परिणाम हो जाता है, और अगर शरीर की अग्नि अच्छी नहीं रहेगी तो ये आर्तवम अग्नेयम ऐसा है. शरीर में जो आर्तव है वो अग्नेयत्व है. शरीर में आर्तव की अग्नेयत्व अगर कम आया है तो उसमें क्या होगा कि योनि व्यापक होने की आशंका रहती है, और इसी के कारण ये ऋतुचर्या है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है. और उसके बाद में मिथ्याचार में आता है वो रजस्वला परिचर्या. रजस्वला परिचर्या जो है उसमें ततः पुष्प क्षणादेवम कल्याण ध्यायिनी त्रयम मृजालंकार रहिता दर्भ संस्तरशायिनी क्षैरेयम यावकम स्तोकम कोष्ठ शोधन कर्षणम पर्णे शरावे हस्ते वा भुंजित ब्रह्मचारिणी. अगर ये रजस्वला फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें भी वात की गति दुष्ट हो जाती है. दूसरी बात है कि मानसिकता यानी जो साइकोलॉजिकल मूड स्विंग्स है वो ज्यादा हो जाते हैं, जो कि आजकल हम देखते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत ही पेशेंट्स में दिखता है. ये रजस्वला परिचर्या फॉलो नहीं होती है उसके कारण हो जाता है. इसमें और भी एक बात है कि क्षैरेयम यावकम स्तोकम कोष्ठ शोधन कर्षणम ऐसे बताया गया है. कोष्ठ शोधन कर्षण करने वाला आहार लेना चाहिए, वो भी अगर नहीं लिया जाता है, हेवी फूड लिया जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो क्या हो जाता है, जो रज है उसका सामता में प्रवर्तन हो जाता है, साम रज हो जाता है, वो अच्छे से प्रवर्तित नहीं होता है, और उसी के कारण हम देखते हैं कि अलग अलग योनि व्यापक का वो हेतु हो जाता है. और इसी के कारण ये मिथ्याचार है उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या और रजस्वला परिचर्या ये तीनों भी बातें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. उसके बाद में जो है वो प्रदुष्टेनार्तवेन च, आर्तव दृष्टि के कारण ये हो जाता है. आर्तव या फिर रज जो है वो किससे बनता है, तो रसजम ऐसा रज है. रस धातु से रज की उत्पत्ति हो जाती है. रस धातु से रज की उत्पत्ति होती है, और हम ये देखते हैं कि रस और मन इनका बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है. और ये अगर मन जो है वो विकृत होता है, रस विकृत होता है, तो उसमें स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ये भी बातें बहुत ज्यादा दिखने मिलती हैं, जो कि आजकल बहुत सारी लड़कियों में ये बातें दिखती हैं. ये प्रदुष्ट आर्तव ये बात होती है अगर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो उसके बाद में है बीज दोष. हम ये देखेंगे कि बीज दोष क्या है. यस्य यस्य ही बीजस्य बीजे बीज भागवः उपतप्तो भवति विकृत ही जायते तेन. ये जो बात है ना वो नेक्स्ट जनरेशन में जो कुछ भी चेंजेस आने वाले उसके हिसाब से हम ये बीज दोष देखते हैं. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फॉर्मेशन यानी जब भी गर्भ की उत्पत्ति होती है तभी
उसमें जो ब्लास्टुला मोरिला ये जो स्टेजेस रहते हैं उसमें वात की विकृति होने के कारण कभी कभार गर्भाशय जो है वो अच्छे से बन नहीं पाता है, उसमें डिफॉर्म या फिर मालफॉर्मेशन ऐसे दिखते हैं, सूचीमुखी योनि वगैरह जो आगे बताए हैं ये बीज दोष से हो जाते हैं। सो ये जो बात है ना बीज दोष, इसमें हम ये स्पेसिफिक देखेंगे कि वात जो है वो कर्ता गर्भाकृति नाम ऐसे भी बताया गया है। सो गर्भ की आकृति प्राकृत बनाने में वात का महत्व रहता है। अगर ये वात विकृत हो जाता है तो बीज दोष उत्पन्न हो जाता है और उसी के कारण गर्भ में जो विकृति रहती है वो फॉर्मेशन यानी डेवलपमेंटल विकृति जिसको हम बोलते हैं वैसी आ जाती है। और इसी के लिए मिथ्याचारेण तास्त्रीणाम प्रदुष्टेनार्तवीन जायन्ते बीज दोषाच। और चौथा जो बताया गया है दैवाच श्रुणता पृथक, दैव और कर्म फल पाक सिद्धांत ये क्या है ये भी बात देखना उतनी ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसे स्पेसिफिकली वंध्या योनि जो है उसमें हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत अलग अलग मन्नत वगैरह मांगी जाती है कि बच्चे होना चाहिए वगैरह वगैरह, और उसके बाद में भी हम ये देखते हैं कि बच्चे होने के लिए ये दैव व्यपाश्रित चिकित्सा बहुत ज्यादा किया जाता है। और इसी करें दैवाच श्रुणता पृथक ऐसे बताया गया है। सो हमारे शरीर में 7 चक्र रहते हैं अलग अलग। ये जो 7 चक्र है उसमें ये मूलाधार चक्र है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ये गर्भाशय यानी जेनाइटल एपरेटस रहता है। और मूलाधार स्थान की देवता जो है वो ब्रह्मा या फिर गणेश देवता है। अगर गणेश जी से कुछ ना कुछ मन्नत मांगी है पूरी नहीं हुई है तो भी हम ये देखते हैं कि ऐसी बातें हो जाती है कि बहुत बार वंध्या योनि की प्रवृत्ति उसमें देखी जाती है। और भी एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि जो दैव या फिर कर्म फल पाक सिद्धांत बताया गया है वो भी इसका महत्वपूर्ण हम देखते हैं। कभी कभार कुछ कर्म ऐसे किए हुए रहते हैं कि जिसका परिणाम जो है वो आयु में तो रहता ही है और भी उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा जन्म रहेगा उसके आयु तक भी कभी कभार चलता है। अगर ऐसी बात है ना तो उसमें हम ये देखते हैं कि मेडिसिन लेने से भी उसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ये जो बात है वो कर्म फल पाक सिद्धांत से होती है। और ये कर्म फल पाक होना या फिर वो जल्दी होना चाहिए ये जो है वो कोई जो सदगुरु या फिर ऐसे लोग जो रहते हैं उनसे अगर हम पूछ के अगर कर लेते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप अच्छा आ जाता है, कर्म का फल पाक हो जाता है और रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगते हैं। ऐसे बहुत बार जो स्किन के डिसीजेस रहते हैं उसमें भी देखा जाता है और ये योनि व्यापक चिकित्सा में भी देखा जाता है। और इसी के लिए ये जो हेतु स्वरूप है मिथ्याचारेण तास्त्रीणाम प्रदुष्टेनार्तवेन च जायन्ते बीज दोषाच दैवाच श्रुणुता पृथक। सो इसमें और भी एक बात आई है कि वाग्भटाचार्य बताया है कि अपद्रव्य सेवन ही ऐसे बताया गया है। अपद्रव्य इसका मतलब है जो हमने पहले जो श्लोक देखा है ना इसमें अपद्रव्य ऐसा एक शब्द आता है स्पेसिफिकली वाग्भट जी जो बताए हैं। विंशतिर्व्यापदो योनिर जायन्ते दुष्ट भोजनात् विषमस्थ अंगशयन वृष मैथुन सेवनैः दुष्टार्तव व्यापद अपद्रव्यैः बीज दोषेण च दैवतः। बाकी के जो हेतु है ना वाग्भटाचार्य और चरकाचार्य उनके बहुत सारे समानता दिखते हैं, लेकिन ये अपद्रव्य ये बात कुछ वाग्भट जी ने अलग बताई गई है। तो ये अपद्रव्य क्या है? सो कभी कभार मैथुन की इच्छा से लेकिन अगर कुछ कारण से प्राकृत मैथुन नहीं हो पाता है तो अपद्रव्य से मैथुन किए जाते हैं, यानी जिसको मास्टरबेशन बोल सकते हैं। या फिर अगर हम देखते हैं कि आजकल कुछ टैम्पून्स यूज करना ये भी बात हमारे यहाँ इतनी फेमस नहीं है लेकिन यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि एक्सटर्नली वो पैड लेना वगैरह ये बातें करनी नहीं होती है उसमें। सो अगर टैम्पून्स रहते हैं ना वो भी एक बात हम ये देखते हैं कि पहले 3 दिन है ना वो रजस वाला अवस्था में मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए ऐसे बताया गया है। सो तभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खाली स्त्री पुरुष एक साथ आना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन योनि में कुछ भी रुकावट आए ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए। सो ये टैम्पून जो है ना वो भी ऐसे उसकी गति को विकृति करते हैं। फिर आप पूछेंगे कि अरे अगर पैड लेते हैं तो भी वही बात है ना, लेकिन पैड जो है ना वो जो रज का स्राव है श्रवण है उसको खाली सोक करने वाले हैं,
लेकिन ये जो है वो वजाइना में रखे दे जाते हैं, टैम्पूल जो है वो उधर इन्फ्लेट हो जाता है, तो वो बाद में निकाल निकाल कर क्लीनिंग किया जाता है। लेकिन इधर हम ये देखते हैं कि वात की जो गति रहती है ना, उसमें रुकावट आ जाती है ये टैम्पूल्स की वजह से। सो ये कैसा होता है, ये मैं आप सभी को ये एक मालूम ही होगा कि टू व्हीलर जो कुछ भी चलाते हैं ना, तभी अगर उसके कार्बोरेटर में कुछ अटक गया है या फिर जो एग्जॉस्ट पाइप उसका रहता है ना, तो उधर अंदर अगर कुछ डाल दिया ना, तो उसमें क्या हो जाता है, वो पूरी गाड़ी बंद ही हो जाती है। सो उसका एग्जॉस्ट जो है ना वो बंद नहीं करना चाहिए। वैसे ही जब भी योनि में ये टैम्पून्स रख दिए जाते हैं, नो डाउट वो सोक वगैरह करते हैं, इजी रहते हैं वगैरह, ये बातें हैंडलिंग के लिए तो शायद अच्छी रहेगी। लेकिन कैसी बात है कि उधर वात की गति विकृति जरूर हो जाती है, और इसी के लिए ये अपद्रव्य जो है उसमें हम ये देख सकते हैं कि वातज योनि या फिर अलग अलग प्रकार की जो विंशति योनि व्यापक जो बताए गए हैं, वो ये अपद्रव्य से होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद में और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये विंशति योनि व्यापक जो जो बताए गए हैं ना, उनमें अलग अलग यानी टोटल 20 ही बताए हैं, लेकिन किसी किसी में नाम अलग है सिर्फ, या फिर किसी ने एक योनि व्यापक बताया नहीं है, किसी ने एक योनि व्यापक अच्छे से बताया है। सो ऐसे करते करते हम अगर देखेंगे ना, तो पुत्रग्नि और जातग्नि ऐसा वाग्भटाचार्य यूज करते हैं। चरकाचार्य जिसको महायोनि बोलते हैं, उसी को सुश्रुताचार्य विवृता योनि ऐसे बोलते हैं। सो इसमें हम ये देख सकते हैं कि महायोनि और विवृता योनि ये जो है, इसमें सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री जो प्रोलैप्स है ना, वो विवृता योनि में हम देख सकते हैं, और महायोनि जो है वो थर्ड डिग्री प्रोलैप्स जो है वो डायरेक्टली हम सोच सकते हैं, या फिर फलिनी अंडिनी ऐसे जिसको बोला गया है। सो ये जो बातें हैं, ये अलग अलग नाम उसके हम देख सकते हैं। कुछ योनि व्यापद ऐसे है कि जिसको अश्रुजाल, लोहितक्षया और लोहितक्षया ऐसा आया है। सो इसमें चरकाचार्य और सुश्रुताचार्य और वाग्भटाचार्य, इनके नाम किधर किधर अलग अलग आते हैं। सो लोहितक्षय जिसमें दिखता है, अश्रुजा योनि व्यापद ऐसा आया है। सो ये नाम अलग अलग कुछ योनि व्यापद के हर एक आचार्यों के हिसाब से रहते हैं। सो इसमें किसी ने कुछ बताया है, कौन से नाम से बताया है, ये पूरा चार्ट इधर हम देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम योनि व्यापक की चिकित्सा की तरफ जाए, तो उसमें स्पेसिफिकली क्या करना है, तो 20 ये जो पूरे योनि व्यापक है उसमें वातज, पित्तज, कफज ये तो प्रामुख्य से है। सो इसी के लिए ये चिकित्सा जो है ना, वो भी वातज, पित्तज और कफज ऐसे ही स्पेसिफिकली हम देखेंगे। सो योनि व्यापद में चिकित्सा क्या करनी है, तो योनि व्यापद सुभूयिष्टम शस्यते कर्म वातजित स्नेह बस्त्यादि स्नेह बस्त्यादि वातजेषु विशेषतः, स्नेह न स्वेद बस्त्यादि वातजेषु विशेषतः। सो इसमें स्पेसिफिकली हम अगर देखेंगे, तो योनि व्यापद सुभूयिष्टम कर्म शस्यते कर्म वातजित, वातजित कर्म इधर करना है। स्नेहन, स्वेदन और बस्ती ये स्पेसिफिक उसमें बताए गए हैं। वात का जो उपक्रम है ना, उसमें वातस्योपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु ऐसे बताया गया है। सो स्नेहन ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देख लिया कि दिनचर्या अगर हम उबे नहीं करते हैं तो भी वो हेतुभूत होती है। सो दिनचर्या में भी अभ्यंग आया है कि जो स्नेहन रेगुलरली होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो वात की गति विकृत होने के कारण ये योनिव्यापद हो जाते हैं। सो वातज योनि व्यापक की चिकित्सा में ये स्नेहन होना, स्नेहन करना, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। स्नेहन के बाद में स्वेदन अगर देते हैं, तो स्वेदन से वात की गति प्राकृत हो जाती है। स्वेदन से औष्ण्य बढ़ता है और उष्णता से वातज का शमन हो जाता है, और इसी के लिए स्नेहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो आया है वो बस्ती। बस्ती में तो हम ये देखते ही है कि बस्ती जो है वो पूरी चिकित्सा करके बताई जाती है, स्पेसिफिकली इन वात दोषा। सो ये बस्ती भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है। सो स्नेहन, स्वेदन और बस्ती ये बातें वातज योनि व्यापद में ज्यादा महत्वपूर्ण है। वातज योनि व्यापद में हम जो ये अलग अलग स्नेह देखेंगे, तो स्नेह कौन कौन से लेने चाहिए, तो उसमें स्पेसिफिकली पायेताम बलातैलम मिश्रकम सुकुमारकम स्निग्ध स्विन्ना तथा योनि दुस्थिताम स्थापयेत समाम। स्निग्ध स्विन्न कर दे, दुस्थित जो योनि है, जो स्थान से भ्रष्ट हुई है, वो उसको समस्थापन करना चाहिए ऐसे बताया गया है।
पाणिनानिम्नये जिह्वा संवृतां वेदयेत् पुनः प्रवेशयेत् निःसृताञ्च प्रवृत्तां परिवर्तयेत् स्थानापवृता योनिर्हि शल्यभूता स्त्रियो मताः, ऐसा बताया गया है। सो स्थानापवृत, स्थान से भ्रष्ट जो योनि है वो शल्यभूत रहती है। ये शल्य क्या है? तो जो शरीर में जो भाग स्थान से भ्रष्ट है, जो शरीर में जो भाग अलग अलग सिम्टम्स उत्पन्न करता है, उसको शल्य ऐसे बताया गया है। ये स्थान उपवृत यानी स्थान से अगर योनि भ्रष्ट हो जाती है वो शल्यभूत हो जाती है। और इसी के लिए स्नेहन और स्वेदन करके योनि को पहले वातज योनि की चिकित्सा में बताया गया है कि पहले वो जो दुस्थित योनि है उसको सुस्थित करना चाहिए। और इसी के लिए कौन कौन से तेल हम यूज कर सकते हैं, स्नेह यूज कर सकते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली जो है वो बला तेल है, मिश्रक स्नेह है और सुकुमार तेल है। सुकुमार तेल जो है उसका पान भी हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि शरीर में जो अभ्यंतर वायु है उसका शमन हो सके। और इसी के लिए बला तेल, मिश्रक तेल और सुकुमार तेल, ये तीनों जो तेल है ये हम वातज योनि में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो इसका जो योनि व्यापक का जो दुस्थित यानी सुस्थान कौन सा है, तो उसका स्थान जो है ना उसमें स्पेसिफिकली जिसको हम शंख नाभ्याकृता योनि प्रावर्तासा प्रकीर्तिता ऐसा बोला गया है। सो वैसे ही 3 आवर्तों में अच्छे से स्थापित ऐसी योनि होनी चाहिए और इसी के लिए स्नेहन स्वेदन करके उसको समस्थिति में स्थापन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि अगर फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री नीचे भी आया है, स्थान भ्रष्ट हुआ है, या फिर जिसको हम बहुत ज्यादा एंटीवर्टेड है, बहुत ज्यादा रिट्रोवर्टेड है, ऐसे स्थिति में भी जो स्त्री है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। और इसी के लिए उसको स्थान भ्रष्ट जो है उसको स्थान में स्थापित करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात रहती है। उसके बाद में जो योनि व्यापद में हम देखते हैं तो उसमें कर्मभिर वमनादेश मृदिर्भिर योजयेत स्थितम सर्वतः स विशुद्धाया शेषम कर्मम विधीयते बस्ती अभ्यंग परिषेक प्रलेप पिचु धारणम, ये अलग अलग चिकित्सा देनी चाहिए वातज योनि व्यापद में। ये वातज योनि व्यापद में या फिर कोई भी योनि व्यापद में जो थंब रूल जो बताया गया है ना ये योनि व्यापद चिकित्सा का, तो इसमें कोई भी अगर योनि व्यापद है तो उसमें पहले स्नेहन स्वेदन करना चाहिए, बस्ती करना चाहिए और उसके बाद में वमन, बस्ती, अभ्यंग, परिसेचन, दीप और पीचू, ये बातें करनी चाहिए। सो इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर योनि व्यापद है, 20 योनि व्यापद है, तो इसका जो थंब रूल या फिर एक सर्व समावेशक चिकित्सा जिसको हम बोलते हैं उसमें बस्ती, अभ्यंग और परिषेक, प्रलेप, पिचू और धारण ऐसे बात है। सो वमन विरेचन करके, गति प्राकृत करके, बस्ती देके फिर है तो परिसेचन करना है। अलग अलग द्रव्यों का जो क्वाथ रहता है उसका अगर हम परिषेक करते हैं तो उसके परिषेक के कारण योनि के अलग अलग व्याधियां जो है वो अच्छे से कम हो सकती है। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि योनि जो है उसमें प्रावर्ता योनि में, गर्भाशय में दाह या एंडोमेट्राइटिस जैसे पेशेंट्स हम बहुत सारे देखते हैं, एंडोमेट्रोटिक सिस्ट भी देखते हैं। तो ऐसे जो केसेस है ना उसमें स्पेसिफिकली परिसेचन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जो गोदुग्ध रहता है उसमें गुड़ुची को सिद्ध करके, गुड़ुची सिद्ध दूध जो है उसका परिसेचन करने से ये बहुत एंडोमेट्राइटिस जैसे पेशेंट है ना उसमें बहुत ज्यादा फायदा दिखता है। फिर ये लेप जो अलग अलग आए हैं इसका भी बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम दिखता है। हम ये देखते हैं कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन नहीं होता है तो गर्भधारणा नहीं हो पाती है। सो ओव्यूलेशन अगर नहीं हो पाता है तो उसमें हम एक लेप यूज करते हैं जिसको सरसप लेप बोलते हैं। सो सरसप जो है वो डिहाइस होने वाले फ्रूट्स रहते हैं, वो लेप लगाने से 3 दिन में ही हम ये देखते हैं कि अगर ल्यूटियल फेज में बहुत अच्छे से फॉर्म हो रहे फॉलिकल्स लेकिन रप्चर नहीं होते हैं, तो ये रप्चर होने के लिए इनका लेप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वैसे ही ये अलग अलग जो पीचू है वो भी अलग अलग पेशेंट्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं। सो पीचू का उपयोग करना ये केसेस में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अगर बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज है तो धातक आदि तेल का पीचू इसमें काम अच्छे से करता है। अगर उसमें कभी कभार हम ये देखते हैं कि व्हाइटिश डिस्चार्ज है और पिच्छिल स्राव है, ऐसा अगर है तो जात्यादि तेल का पीचू उसमें यूज करते हैं। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि इंटरमिटेंट ब्लीडिंग रहता है तो उसमें
शाल्मली का जो पुष्प रहता है उसका घी अगर हम सिद्ध करते हैं तो उसका पीचू जो है वो उसका परिणाम अच्छा दिखाता है। सो ये अलग अलग पीचू जो है वो अलग अलग हमारे जो योनिवापत के सिम्टम्स है उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में वाता जो योनिवापत की स्पेसिफिक जो चिकित्सा बता रहते हैं, सो इसमें काश्मीरी आदि घृत बताया गया है। सो ये काश्मीर त्रिफला द्राक्षा कासमर्द निषाद्वयैः गुडुचि सैर्यकाभिरु शुकनासा पुनर्नवे परुषकैश्च विपचेत प्रस्थम अक्षसमैर्घृतात् योनिवातविकारघ्नं तत्पीतम गर्भदम परम। ये जो स्पेसिफिकली शब्द आया है गर्भदम परम, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। योनि वात विकारघ्नम, ये भी बात बताई गई है वात जो योनि वात के हिसाब से। सो काश्मीरी त्रिफला द्राक्षा कासमर्द निषाद्वय यानी हरिद्रा दारू हरिद्रा, गुडुचि सरियक इसका मतलब है सहचर, अभिरु विदारी, शुकनासा पुनर्नवा, परुषक, इनका सबका अगर हम घृत सिद्ध कर लेते हैं तो क्या हो जाता है वो वात विकारघ्नम तत्पीतम गर्भदम परम, ऐसा काश्मीरी आदि घृत का फलश्रुति बताते हैं। सो वात योनि वात विकारघ्न और गर्भद ऐसा जो दो वर्ड्स है ना उसके हिसाब से जो पेशेंट्स रहते हैं कभी कभार उनमें स्मॉल यूट्रस ऐसे जो रिपोर्ट्स आते हैं या फिर साइज जो है उसका यूट्रस का अगर छोटा है ऐसा अगर है तो ये काश्मीरी आदि घृत जो है उसके अगर हम उत्तर बस्ती यूज करते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप ये गर्भाशय जो है उसका अगर साइज छोटा है कम है तो उसमें जरूर काम आता है। खाली अगर इन्फेंटाइल यूट्रस है तो उसमें नहीं वो दिखता है कि गर्भ धारण कर सके, लेकिन थोड़ा सा छोटा है अगर गर्भाशय का आकार तो उसमें हम ये काश्मीरी आदि घृत बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और भी इसमें एक बात है कि कभी कभार ऐसा रहता है कि सेप्टेड यूट्रस रहता है, इसमें भी ये काश्मीरी आदि घृत हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कर्ता गर्भाकृति नाम ये वात का कार्य है। सो गर्भ की आकृति यानी जब भी वो जो स्त्री है वो गर्भ में थी, बच्ची जब भी छोटी थी तभी अगर गर्भाशय के फॉर्मेशन में अगर उसमें सेप्टम वगैरह आया है तो उसमें ये काश्मीरी आदि घृत का अच्छा काम आता है। काश्मीरी त्रिफला द्राक्षा ऐसे बताया गया है। इधर हम देखेंगे तो गुडुचि और सैर्यक ये भी है। सैर्यक जो है वो उष्ण प्रवृत्ति का है और इसी के लिए पाचन करके वो जो सेप्टेट रहता है ना उसका थिनिंग भी उससे हो जाता है और इसी के कारण ये छोटा यूट्रस स्मॉल जो यूट्रस रहता है उसमें काश्मीरी आदि घृत का बहुत अच्छे से हम परिणाम स्वरूप यूज कर सकते हैं। और भी उसमें है कि वाता जो योनिवापत की चिकित्सा में वचादि घृत भी बताया गया है। वचोपपुंच कुंचिका अजाजी कृष्णा वृषक सैंधवम अजमोदा यवक्षार सर्करा चित्रकान्वितम पिष्ट्वा प्रसन्ना आलोड्य खादे घृतभर्जितम योनि पार्श्वार्थी रोग गुल्म अर्श विनिवृत्तये, गुल्म अर्श योनि पार्श्व रुजा इनको निकाल देने वाला ऐसा ये वचादि घृत है। ये वचादि घृत हम देखेंगे तो पिष्टा प्रसन्नया आलोड्य, प्रसन्ना इसका मतलब है कि जो प्रसन्ना यानी मध्य कल्पना जो बताई है या फिर असुत कल्पना जो बताई है उसके साथ में घृत भर्जित करके ये जो वचादि गण जो बोला है ये लेने का है। सो इसमें अगर हम देखेंगे ना तो वचा उपकुंचिका पिपली अजाजी कृष्णा वृषक सैंधव ये सब जो दवाई है सो इसमें पाचन करने की क्षमता बहुत अच्छे से है और इसी के कारण ये वचादि घृत यूज करना है तो किस किस चीज में किस किस कौन कौन से एलिमेंट्स में यूज करना है तो योनि पार्श्व रुजा ऐसे जो बोला है तो इसमें वाता जो योनि वापत स्पेसिफिकली की जिसमें बहुत ज्यादा स्पाज्मोडिक पेन रहता है पेशेंट को तो उसमें ये अंतरपान के लिए ये वचादि घृत है उसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। और भी इसमें है कि अर्श और गुल्म ऐसे दो शब्द आए हैं। सो अलग अलग जो फाइब्रॉइड वाले पेशेंट्स रहते हैं ना तो उसमें भी ये वाता जो योनिवापत में जो बताया गया वचादि घृत है उसका परिणाम अच्छा दिखता है। सो कोई भी अगर वाता जो योनिवापत है तो उसमें अभ्यंतर स्नेहपान और लोकल स्नेहन ये दोनों भी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण रहती हैं। कभी कभार अर्श जो हम जिसको बोलते हैं वो स्थान भेद से गर्भाशय में प्राप्ति हो जाती है तो इसी को एंडोमेट्रियल पॉलिप्स ऐसा हम बोल सकते हैं।
सो एंडोमेट्रियल पॉलिप जो है उसमें भी ये वज्राधिकृत का परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स में ये बहुत वज्राधिकृत का हम यूज करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है, स्पेसिफिकली इन एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। एंडोमेट्रियल पॉलिप जो रहते हैं ना, उसमें इंटरमिटेंट ब्लीडिंग पेशेंट को बहुत बार होता है। सो वो भी अच्छे से हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ये अगर हम देखेंगे तो पाचन धरती का ये घृत है, और इसी के लिए पाचन हो जाता है, वात का शमन भी हो जाता है। सो एंडोमेट्रियल पॉलिप जो रहता है, जो स्रंस हो जाता है एंडोमेट्रियल लेयर का, वो इसमें से कम हो जाता है, और इसी के लिए योनि व्यापक चिकित्सा में ये वच्चाधिकृत है वो बहुत ही अहमियत रखता है। उसके बाद में योनि वाता जो योनि व्यापक में ही बहुत सारे अलग अलग योग आए हैं, जैसे कि वासा, मातुलुंग, मेहंदी यानी मदयंती का, वो मध्य के साथ देना चाहिए। पिपली, जीरे, सेंधव और ये भी मध्य के साथ देना चाहिए। मध्य इसका मतलब है आसुत कल्पना। सो हम इधर कौन सा मध्य या फिर कौन सा आसुत या फिर कौन सा आसव यूज करेंगे, तो दशमूलारिष्ट जो है ना, इसमें बहुत ही अच्छे से काम दिखाता है। तो इसमें वासा, मातुलुंग और मदयंतिका इसके साथ अगर दशमूलारिष्ट के साथ में देते हैं, तो टिपिकली जब भी पीरियड्स में पेन जब भी बहुत ज्यादा हो जाता है, योनि कर्कशता जब भी ज्यादा रहती है, तभी इसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। पिपली, जीरे और सेंधव, ये अगर हम देखते हैं तो जीरे का जो है वो पाचन करने वाला है। पिपली थोड़ा सा उष्ण तीक्ष्ण है, लेकिन उसमें भी पाचन का गुणधर्म है। और सेंधव जो है, उससे हम अगर देखेंगे तो वात की गति प्राकृत करता है, जो लवण रस रहता है वो, और इसी के कारण वात की गति प्राकृत होकर पेन कमाना, ये बात इसमें रहती है। रासना, गोक्षुर, पाषाण भेद, वासा और दुग्ध, ऐसा जो है वो लग्न करके बताया गया है, दूध के साथ अनुपान बताया गया है। सो कभी कभार पेशेंट्स में बहुत ज्यादा क्लॉट्स रहते हैं, या फिर डे 1 यानी जस्ट बिफोर द पीरियड्स अगर पेन है, तो इसमें रासना, गोक्षुर और पाषाण भेद, इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलता है। वैसे भी गुडुचि, त्रिफला और दंती, इसका योनि धावन बताया गया है। कभी कभार ऐसा है कि योनि में यानी वेजाइनल पेन रहता है पेशेंट को एट द टाइम ऑफ कॉइटस, तो उसमें गुडुचि, त्रिफला, दंती, इसका जो क्वाथ बताया है, उसका परिणाम परिसेचन में यानी योनि धावन में बहुत अच्छे से दिखता है। कभी कभार इसमें पिछिल स्राव है या फिर अलग अलग किस्म के स्राव, उसमें वो भी स्राव कम करने के लिए, योनि शोधन करने के लिए ये योनि धावन हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही तगर, बृहति, कोष्ठ, और देवदार, इनका योनि पिचू रखना है। तो कभी कभार ऐसा बताया गया है कि चूर्ण पोटली भी हम कर सकते हैं। तो वाता जो योनि व्यापक जब भी रहते हैं ना, स्त्रियां जो रहती है ना, वो ऐसी होती है कि उनको कॉइटस जो है वो करने की इच्छा ही नहीं होती है। अगर ऐसी बात है ना, तो क्या करना चाहिए, तो तगर, बृहति, कोष्ठ, सेंधव, देवदार, इसका अगर पिचू रख देते हैं, तो ये योनि का जो शूल है वो कम हो जाता है, और वो कॉइटस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो इसी के लिए अगर पेनफुल कॉइटस है या फिर जिसको डिस्पार्यूनिया बोलते हैं, ऐसा अगर है, तो उसमें तगर, बृहति, कोष्ठ, सेंधव, देवदार, इसका चूर्ण पोटली हम यूज कर सकते हैं। वाता जो योनि व्यापक के बाद में चिकित्सा जो आती है, वो स्पेसिफिकली पित्त जो योनि व्यापक की आती है। पित्तलानां तु योनिभ्यां सेकाभ्यंग विजुक्त्या शीतः पित्तजित कार्या स्नेहनार्थम घृतानि च। सो पित्त जो योनि व्यापक जो है, उसमें से का अभ्यंग और पीचू, ये बात महत्वपूर्ण है। पित्तजित कार्या स्नेहनार्थम घृतानि च, इधर स्नेहन जो यूज करना है वो ऑयल नहीं यूज करना है, घृत यूज करना है। सो क्यों करना है, तो घृत जो है वो पित्त शमन करने वाले हैं। सो अलग अलग किस्म के घृत इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो अभ्यंतर और बाह्य स्नेहन के लिए घृत यूज करना है। पित्तजित से अलग अलग दवाई इसमें यूज करना है। सेक, अभ्यंग और पीचू क्रिया, ये बताया गया है। सेक इसका मतलब है परिषेक। जैसे कि मैंने बता दी आपको कि बहुत पेशेंट्स को ऐसा रहता है कि पित्त जो है में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कभी कभार हो जाता है, प्रोफ्यूज या फिर जिसको हम प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग बोलते हैं, दोनों प्रोफ्यूज या फिर जिसको हम प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग बोलते हैं, दोनों किस्म के पेशेंट्स इसमें हम देखते हैं। सो अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, तो उसमें वो दुग्ध है, उसको
अगर हम परिचय करते हैं लोअर एब्डोमेन पर, उसका परिणाम है वो प्रोफ्यूज जो ब्लीडिंग होता है वो कम आने में बहुत ही अच्छा परिणाम जो है। और भी इसमें बात है कि जब भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, पेशेंट्स हिल भी नहीं अगर है ना, तो उसमें हम ये सिद्ध दूध जो रहता है पित्त पटोल का, उसके अगर कवल यानी पीछू नहीं बोल सकते, कवल यानी घड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर लोअर एब्डोमेन पर रख दिया जाता है तो उसका परिणाम स्वरूप ये पित्त जो योनिमापद में जो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है वो कमाने में बहुत ही मदद करता है। वैसे ही एक सुश्रुत में बस्ती आया है जो कि गैरिक वगैरह उसमें अलग अलग द्रव्य है। सो उसका अगर हम क्षीरपाक करते हैं और क्षीरपाक बना के स्नेहन को दुग्ध से ही करना है, स्वेदन नहीं करना है, और ऐसा अगर उधर जब भी बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तभी अगर बस्ती दे देते हैं तो एक दो या तीन बस्ती में ही बहुत ज्यादा होने वाला ये जो ब्लीडिंग है वो रुक जाता है। वैसे ही कभी कभार पित्तजोनि व्यापद में प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी रहता है, मतलब 5, 6, 7, 8 से ज्यादा 9, 10, 11 दिन अगर ब्लीडिंग है तो भी ये सुश्रुत में जो बताया गया है रक्त पित्त वाला बस्ती, तो उसमें उसका परिणाम भी बहुत ज्यादा अच्छे से दिखता है। कभी कभार पित्त जो योनि व्यापद में स्पेसिफिकली योनि दाह ये लक्षण बहुत ज्यादा आता है, तो योनि दाह अगर है तो उसमें पीचू का परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। सो औदुंबर की जो छाल रहती है, औदुंबर त्वक रहता है, उसका अगर घृत सिद्ध करके पीचू योनि में रख दिए जाते हैं तो उसमें दाह बहुत अच्छे से कम हो जाता है। सो सेक, अभ्यंग और पीचू ये तीन बातें बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं पित्तज योनि व्यापद के हिसाब से। पित्तज योनि व्यापद में जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग घी यूज करने हैं, घृत यूज करने हैं स्नेहन के लिए, तो इसमें जीवनीय घृत ऐसे बताया गया है। जो जीवनीय घृत है उसमें शतावरी, जीवनीय गण और ऐसे बहुत एक 10-12 मेडिसिन आए हैं। सो इसका अगर हम फलश्रुति देखेंगे तो बहुत ही बड़ी फलश्रुति जीवनीय घृत की बताई गई है। सो इसमें योनि दोष, आर्तव दोष, शुक्र दोष, शुक्र वर्धन, पूसवन, उरक्षत, क्षय, रक्तपित्त, कास, श्वास, हलीमक, कामला, वातरक्त, विसर्प, और ये अलग अलग जो सार्वदेहिक व्याधि है उसमें भी ये जीवनीय घृत का महत्व बताया गया है। सो इसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो डीयूबी के जो पेशेंट्स रहते हैं इसमें ये जीवनीय घृत है उसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहता है, ज्यादा देर तक ब्लीडिंग चलता है, नंबर ऑफ डेज, सो उसमें 8-10 अगर दिन कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियल थिकन एंडोमेट्रियम ऐसे रिपोर्ट सोनोग्राफी में आ जाते हैं। तो इसमें ये जो घृत है उसके अगर हम घड़ी लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखने के लिए दे देते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ऐसी हो जाती है। सो इसमें क्या हो जाता है, वो एंडोमेट्रियम जो है वो पित्त के कारण पक्व अवस्था में जल्दी जाता है, और इसी के लिए क्या होता है कि नाइडेशन बहुत अच्छी तरह से नहीं होता है। और ये नाइडेशन जब भी नहीं होता है, कभी कभार ऐसा है कि स्पर्म और ओवम एक साथ आते भी है, वो जो जाइगोट फॉर्म हुआ होता है वो यूट्रस के कैविटी में भी आ भी जाता है, लेकिन नाइडेशन नहीं हो पाता है। सो नाइडेशन होने के लिए योनि घृत बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। अगर ऐसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या फिर बहुत घूम फिर के अगर अपने पास ये इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आए हैं तो इसमें ये नाइडेशन के लिए जीवनीय घृत हम घृतपान के हिसाब से दे सकते हैं। अगर हम इधर देखेंगे ना तो इसकी फलश्रुति में ये क्षय आया है, दूसरी बात जो है वो रक्त पित्त ऐसे आया है, और तीसरी जो बात बताई है वो कामला, हलीमक ये आए हैं। सो गर्भप्रद तो ये है ही। तो अगर हम ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस है या फिर रक्तपित्त यानी बहुत ज्यादा थिकन एंडोमेट्रियम है, ऐसे केसेस में जनरली ये देखा जाता है कि नाइडेशन नहीं होता है, और इसी के कारण नाइडेशन होने के लिए जीवनीय घृत का बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग हम क्लिनिक में करते हैं। उसके बाद में पित्तजोनि व्यापद की जो चिकित्सा बताई है उसमें बला, यमक ऐसे बताया गया है। अलग अलग मेडिसिन एक साथ करके यमक स्नेह बताया गया है। सो इसमें वातज, पित्तज, योनि रोग ये फलश्रुति में उसके आए हैं, और गर्भम दधाती ऐसा उसका फलश्रुति आया है। सो पयस्या, श्रावणी, मुद्ग, पीलू, माशाख्य पर्णी भी ऐसे हैं।
सो ये जो बला यमक है उसका परिणाम जो है ना वो रस धातु के ऊपर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अगर हम ये देखेंगे कि इधर जो है ना बलाद्रोणक वाथे घृतम तैलाढकम भजेत क्षीरे चतुर्गुणी क्षीर यूज किया है। अगर हम स्त्री रोग में बहुत सारे अलग अलग योग देखें या फिर घृत या फिर तैल सिद्धि कल्पना देखें तो उसमें क्षीर या फिर दुग्ध बहुत जगह यूज किया है ऐसा हम देखते हैं। ये दूध क्यों यूज किया है? सो स्त्रीणाम गर्भाशय अष्टम, हाँ, आठवां जो आशय है वो स्त्रियों में ज्यादा है। वैसे भी स्तन जो है वो पुरुषों में भी रहते हैं स्त्रियों में भी रहते हैं, लेकिन स्त्रियों में स्तन जो है वो कार्यरत रहते हैं। और इसी के लिए स्त्रियों में अगर दुग्ध के अनुपान से या फिर दुग्ध में सिद्ध किए हुए घृत, दुग्ध में सिद्ध किए हुए तैल अगर हम यूज करते हैं तो उसका गामित्व शरीर के गर्भाशय में जाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसी के लिए रस धातु और दुग्ध ये बातें महत्वपूर्ण रहती है। रस से रज की उत्पत्ति होती है और दुग्ध अगर हम देखें तो दुग्ध भी जो है वो रस को यापन करने वाला है। और इसी के लिए ये दुग्ध के साथ में तैयार किए हुए अलग अलग जो योग बताए हैं उसका परिणाम हम ये देखते हैं कि स्त्री रोग में बहुत अच्छी तरह से अलग अलग योगों में यूज किया गया है। सो इवन चंदन बला लाक्षादी तेल, धन्वंतर तेल, ये अगर हम देखेंगे तो उसमें भी अच्छी तरह से ये दुग्ध का उपयोग किया गया है। सो ये दुग्ध जो है वो स्त्रियों की चिकित्सा में अहमियत रखता है, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में पित्तज योनि व्यापद में और भी एक जो कॉमनली यूज्ड योग बताया जाता है वो है पुष्यानुक चूर्ण। पुष्यानुक चूर्ण की अगर हम फलश्रुति देखें तो इसकी फलश्रुति में अर्श, अतिसार, रक्तातिसार, कृमिज विकार, योनि रोग और आर्तवस्राव ये बातें महत्वपूर्ण है। सो ये जो पुष्यानुक चूर्ण है उसमें अर्श, अतिसार और रक्तातिसार ऐसे 3 स्पेसिफिक व्याधि आते हैं। सो अर्श, अतिसार और रक्तातिसार इसको अगर हम सोचते हैं तो ये बात देखना जरूरी है कि अगर इसका परिणाम योनि व्यापद में होता है तो अर्श, अतिसार और रक्तातिसार इनका संबंध क्या है? सो अगर हम देखते हैं ना कि जो गर्भाशय है वो किधर है तो आगे उसके ब्लैडर है और पीछे उसके जो है वो रेक्टम रहता है और ऊपर से एक पूरा एंडोमेट्रियल पेरिटोनियल कवरिंग रहता है। सो इसमें जो रज रहता है गर्भाशय के अंदर वो रज का पाचन जो है ना वो शोष्यमाण वन्नी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर ये शोष्यमाण वन्नी विकृत हो जाती है तो उसके कारण ये रज का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है और इसी के कारण थिकन एंडोमेट्रियम या फिर बहुत ज्यादा थिन एंडोमेट्रियम, अगर उसका तीक्ष्ण अग्नि का बढ़ गया है तो थिन एंडोमेट्रियम, ऐसे रिजल्ट्स दिखते हैं। सो अर्श, अतिसार और ग्रहणी इसका परिणाम जो है वो रज के पाचन के ऊपर आ ही जाता है। और इसी के लिए ये पुष्यानुक चूर्ण है वो जैसे कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना वैसा हम बहुत अच्छे से अलग अलग योनि व्यापद में और अलग अलग अदर डिसीजेस में भी यूज कर सकते हैं। और इसी के लिए त्रावर्ता योनि के ऊपर काम करने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण योग है। उसके बाद में जो कफज योनि व्यापद बताए गए हैं ये कफज योनि व्यापद में स्पेसिफिकली योन्याम बलास दुष्टायम, बलास इसका मतलब है कफ, कफ की दृष्टि से अगर योनि रोग हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? रुक्षोष्ण औषधम, रुक्ष और उष्ण ये थंब रूल बताया गया है कि रुक्ष और उष्ण दवाएं इधर यूज करने हैं। सो इसमें कौन सी दवा यूज करनी है? सो धातक यदि तेल ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। शायद कोई कंपनी बनाती नहीं, बनाना पड़ता है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। योग जो इसमें बताया गया है वाघभट जी के हमारे अष्टांग हृदय में भी इसका बहुत अच्छे से फायदा रखा गया है। सो इसमें शूर्ण योनि, उत्तान योनि, उन्नत योनि, स्तब्ध योनि, पिछिला योनि और श्राविणी योनि इसमें धातक यदि तेल का यूज हम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली उपप्लुता योनि व्यापद जिसको हम बोलते हैं इसमें इसका परिणाम बहुत ही अच्छे से दिखता है। और इसी के लिए ये कफज योनि व्यापद में स्पेसिफिकली धातक यदि तेल बहुत अच्छे से हम यूज करते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस जो रहता है और पीआईडी जिसके हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस बोलते हैं इसमें ये धातक यदि तेल का पीचू बहुत ही अच्छे से काम करता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें परवजानम व्हाइट डिस्चार्ज रहता है, योनिगत श्वेत स्राव रहता है।
जो कि कफज योनिवापद का स्पेसिफिक लक्षण बताया गया है। कोई भी अगर कफज योनिवापद हम देखें तो उसमें ये व्हाइट डिस्चार्ज या फिर योनिगत श्वेतस्राव ये लक्षण देखते हैं। तो इसमें धातक आदि तेल जो है उसका पीछू अगर रख दिया जाता है तो ये स्राव कम हो जाते हैं, और इसी के लिए कफज योनिवापद में धातक आदि तेल हमको जरूर यूज करना है। कफज योनिवापद में और भी अलग अलग योगाएं हैं, जिसमें यवान, अभयारिष्ट, सीधु, तैल, पिप्पली, लोह चूर्ण, मध और हरित ये बताए गए हैं। इसमें अभयारिष्ट ये हमको जरूर देखना चाहिए। अभयारिष्ट अगर हम देखेंगे ना तो ग्रहणी या फिर अग्निमांद्य इसके जो अलग अलग डिसीजेस रहते हैं उसमें हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि शोष्यमान वन्नी जो है उसके ऊपर रज का पाचन डिपेंडेंट होता है, तो अभयारिष्ट से ये शोष्यमान वन्नी जो रहता है उसका पाचन कर्म अच्छे से हो जाता है, और इसी के कारण रज का पाचन करने के लिए अभयारिष्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। उसके बाद में है पिप्पली लोह चूर्ण। पिप्पली और लोह ऐसे दो ही घटक उसमें है, सो पाचन होना ये बात महत्वपूर्ण है। पिप्पली तीक्ष्ण है और इसी के लिए कफ का छेदन करने में काम आती है। पिप्पली रसायन है और इसी के लिए विकृत कफ को दूर करके हमारा जो यूट्राइन एपरेटस है उधर वो रसायन कर्म करने वाली है, और इसी के लिए पिप्पली लोह चूर्ण ये भी उतनी ही अहमियत रखता है। उसके बाद में ये मध बताया गया है या फिर जिसको हम शहद बोल सकते हैं। ये शहद और कफज योनिवापद ऐसा अगर हम बोलेंगे ना तो कर्णिनी योनिवापद जो बोली गई है, या फिर कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि जो पेशेंट्स रहते हैं जो प्रेग्नेंट हुए हैं और उनमें बहुत ज्यादा नौशिया वॉमिटिंग रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसमें भी ये शहद का अगर पीछू हम रखते हैं तो शरीर में प्रेगनेंसी के कारण जो कफ की वृद्धि हो जाती है वो कम हो जाती है, और इसी के कारण ये बहुत ज्यादा हाइपरेमेसिस जो है वो कम आने में मदद होती है, और इसी के कारण कफज योनि में मध का पीछू यूज करना ये भी बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। उसमें और भी एक आया है कि काशी सादी चूर्ण करके, काशीसम त्रिफलाकांक्षी स आम्र जमवस्ती पैचिल्य शौद्र संयुक्त चूर्ण वैशद्य कारकम धातकी ऐसा है ना, जमवास्थि धातकी, धाइटी जिसको हम बोलते हैं, जम्बू अस्थि जामुन की जो गुठली रहती है अंदर की वो, आम की जो गुठली रहती है वो, इसमें यूज करके काशीसा त्रिफला और कांक्षी यानी जिसको तुरटी बोलते हैं, ये अगर यूज करते हैं तो योनि पैच्छिल्य बहुत अच्छे से कम हो जाता है। 1 सेकंड। शौद्र संयुक्त चूर्ण, जो चूर्ण है वो मध के साथ लेना है तो वैशद्य कारक ऐसा बोला गया है। सो विशदता आती है, अगर विशदता नहीं है तो क्या है, पैच्छिल्य है, पिच्छिलता है। ये योनि की पिच्छिलता जो है वो कम करने के लिए, उधर वैशद्य लाने के लिए, क्षालन करने के लिए ये काशी सादी चूर्ण का उपयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं, आजकल ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं कि 30s में भी डायबिटीज हो जाता है और दे वांट टू बी प्रेग्नेंट, सो उसमें हमको क्या देना है, तो काशी सादी चूर्ण उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जो डायबिटीज के पेशेंट्स रहते हैं उसमें एक लक्षण आता है कि जिसमें परवजानम व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा रहता है। सो अगर परवजानम व्हाइट डिस्चार्ज है और शुगर है या फिर प्रमेह के लक्षण हमको दिख रहे हैं या फिर पेशेंट के वेट अगर ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे जो केसेस रहते हैं कि उसके कारण अगर इनफर्टिलिटी है, तो उसमें भी ये काशी सादी चूर्ण जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। इसमें काशी स त्रिफलाकांक्षी जम्बू स आम्र अस्थि, जम्बू अस्थि और धातकी, ये जो है ना, ये जम्बू अस्थि और आम्र अस्थि और धातकी, इसके कारण प्रमेह में यूज उसका बहुत ही अच्छे से हो जाता है। सो योनि में जो श्वेतस्राव है वो भी कम आ ही जाता है। फिर जो विकृत कफ से योनि का शैथिल्य हो जाता है वो भी इससे कम हो जाता है। धातु शैथिल्य जो स्पेसिफिकली हम बोलते हैं प्रमेह में, वो अच्छे से कम करने के लिए इसका परिणाम अच्छा आता है। फिर और भी एक बात मैं जरूर जाते जाते आपको बता दूंगी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज रहते हैं जिनमें डायबिटीज बॉर्डर लाइन हो जाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें हम क्या दे सकते हैं, तो उसमें भी ये काशी सादी चूर्ण है ना, उसका परिणाम बहुत अच्छा दिखता है।
शुगर लेवल्स मेंटेन हो जाती है, और पेशेंट का जो बेबी है उसका भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बहुत अच्छे से रहता है, प्रॉपर रहता है, बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होता है। और इसी के लिए अमरस्ती और जमवस्ती, इनका जो योग काशी साधे चूर्ण है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद में ये कफज योनि जो रहती है उसमें पिच्छिल स्राव और श्वेत स्राव, ऐसी जब भी बातें रहती है तभी पलाशादि चूर्ण और आरगवादादि गण इसका परिसेचन करना चाहिए, या फिर योनि धावन हम इसको बोल सकते हैं। आरगवधादि गण से धावन करने से क्या हो जाता है, तो दुर्गंध, पिच्छिलता और प्लेद इनका हरण हो जाता है, ये कम हो जाते हैं। अरगवदारी गन टू इजीली अवेलेबल रहता है। पलाशादी चूर्ण जो है वो भी हमको इजीली मिल सकता है। इससे शरीर में योनि में जो दुर्गंधी है, पिच्छिलता है, वो कम हो जाती है। स्पेसिफिकली जब भी पेरीमेनोपॉजल एज रहता है तभी ये व्हाइट डिस्चार्जेस अलग अलग किस्म के बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो उसमें दुर्गंधी भी बहुत पेशेंट्स में बताते भी है कि ऐसी दुर्गंधी लग रही है, या फिर जिसको हम अलग ये वजाइनाइटिस वगैरह बोलेंगे, तो उसमें भी इसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसी के लिए योनि धावन करने के लिए जो हम त्रिफला पाथ जनरली यूज करते हैं, त्रिफला दारू हरिद्रा ये यूज करते हैं, तो उसके साथ में आरगवाधादि गण का पाथ या फिर पलाशादि चूर्ण ये अगर पाथ करके हम यूज करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो योनि की जो दुर्गंधिता है वो कम आने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। उसके बाद में और भी एक महत्वपूर्ण बात मैं इधर जरूर बता दूंगी कि कृष्णा, पायस और वेसवार इनका पिंड रखने के लिए बोला गया है स्तब्ध योनि और कर्कश योनि में। तो इसमें क्या है ना कि स्तब्ध योनि और कर्कश योनि ऐसे हम जब भी बोलते हैं, वेसवार यानी महायोनि में यूज करना है, ये तो बात हमें मालूम रहती है कि अगर यूट्रस है वो डिसेंट हो रहा है तो उसमें अगर वेसवार पिंड बनाते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपने जगह पर हो जाता है। सो इसमें कर्कशता और स्तब्धता ये दोनों बातें दूर करने के लिए भी वेसवार पिंड का यूज किया गया है। सो ये वेसवार जो है ना वो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के हिसाब से अगर देखेंगे तो शरीर में जो गर्भाशय में मांस है, गर्भाशय के शरीर में जो मांस है उसका बल बढ़ाने वाला है, और इसी के कारण वेसवार पिंड जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। कभी कभार कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें माल फॉर्मेशन के वजह से ये जो वजाइना का ओपनिंग रहता है या फिर वजाइना जो है वो डायलेट अच्छे से नहीं हो पाता है, और इसी के कारण कोइटस पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें जनरली वजाइनल डायलेटर्स यूज किए जाते हैं। सो वजाइनल डायलेटर्स यूज करना ये भी बात पेनफुल रहती है। तो ये अगर उस उधर हम ये वेसवार पिंड अगर करते हैं ना तो वजाइनल डायलेटेशन धीरे धीरे करके अच्छे से हो जाता है, इसकी मस्कुलरिटी बढ़ जाती है और इसी के लिए इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। सो कॉइटस करना ये बात बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं हो रह पाती है। सो इसी के लिए वेसवार पिंड जो है उसको जो वजाइना का मसल है उसके लिए भी हम जरूर यूज करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद में कुछ दवाइयां ऐसी आई है कि दुर्गंधानाम कषायस्यात् तैलम व कल्क एव वा चूर्णो वा सर्वगंधानाम पूतिगंधादि अपकर्षणः। पूतिगंध जो है उसको अपकर्षण करने के लिए चूर्णों व सर्वगंधानाम अलग अलग गंध के चूर्ण यूज करने चाहिए। किसके लिए, तो दुर्गंधानाम कषायस्यात् तैलम व कल्क एवं ऐसे बताया गया है। सो अगर योनि में दुर्गंधिता है तो वो दुर्गंधिता दूर करने के लिए अलग अलग चूर्ण, गंधवान जो फूल रहते हैं उनके चूर्ण हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गंध जो है वो सुगंध जो है, तो दुर्गंध और सुगंध एक साथ अगर रखते हैं ना तो सुगंध से दुर्गंध का हरण धीरे धीरे करके हो जाता है। सो ये कौन कौन से पुष्प यूज कर सकते हैं, तो हमारे क्लिनिक में ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं कि जिसमें स्पेसिफिकली बताते हैं कि बहुत ज्यादा स्मेली डिस्चार्ज है, स्टिंकिंग स्मेल अगर रहता है, तो बकुल पुष्प जो रहता है ना उसका नस्य इसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। बकुल पुष्प अगर हम देखेंगे ना तो बहुत छोटा सा ही पुष्प रहता है, लेकिन इसकी एक पिक्युलरिटी है। बकुल जो है ना वो पृथ्वी महाभूत का वनस्पति है। पृथ्वी महाभूत की क्यों वनस्पति है वो, क्योंकि अगर उसकी हम लकड़ी देखें ना, उसका अगर पौधा क्या बोलते हैं स्टेम अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा स्टर्डी रहता है, वो हिला नहीं पाते हैं हम।
तो उसमें स्थिरत्व गुण बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है कि ये बकुल जो है ना, उसकी छाल जो है वो दंत धावन के लिए ही यूज करने के लिए बोली गई है। सो दंत जो है वो शरीर में जो पृथ्वी है या फिर अस्थि है उसके ही उपधातु ऐसे आए हैं। सो इसी के लिए बकुल जो है उसका गामित्व जो है वो पृथ्वी महाभूत के ऊपर है। इसका नस्य क्यों देना है? सो अगर इसका नस्य हम देते हैं तो ये दुर्गंध रहता है जो प्रवर्ता योनि में वो कम आने के लिए इसका परिणाम बहुत अच्छा दिखता है। सो क्यों दिखता है? तो घ्राण गंधास्ति पार्थिवम ऐसे बोला गया है। सो घ्राण ये जो इंद्रिय है ना वो भी पृथ्वी महाभूत का इंद्रिय है, और इसी के कारण नस्य अभी हम जब जब देते हैं ना तो उसका परिणाम जो पृथ्वी महाभूत का कर्मेंद्रिय है जो कि गर्भाशय है उसके ऊपर जाता है। पृथ्वी महाभूत का ज्ञानेन्द्रिय जो है वो नासा है, और पृथ्वी महाभूत का जो कर्मेंद्रिय है वो गर्भाशय है, और इसी के लिए नस्य और गर्भाशय इसका बहुत बड़ा संबंध है। इसमें अगर हमको देना है मेडिसिन में तो वही पृथ्वी महाभूत का अगर हम पुष्प यूज करते हैं तो उसका परिणाम गर्भाशय के ऊपर बहुत ही जल्दी आ जाता है। उसमें और भी मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये बकुल पुष्प जो रहता है ना वो एक ही पुष्प ऐसा है जो सूखता है ना पूरा म्हणजे ड्राई हो जाता है तो भी इसकी जो स्मेल है वो खराब नहीं हो जाती है। बहुत अलग अलग पुष्प है कि जिनको ड्राई होने के कारण अलग ही किस्म की उसमें बदबू आ जाती है एक्चुअली, लेकिन ये जो बकुल है उसकी खराब स्मेल नहीं होती है। ड्राई होने के बाद भी वो अच्छी ही स्मेल देता है, और इसी के कारण वो सुगंधित है, और इसी के लिए इसका सुगंध जो है वो नस्य देने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। वैसे ही ये जो चंपा या फिर हम चंपक जिसको बोलते हैं, चाफा ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो, ये जो चंपक है इसके जो पंखुड़ियां रहते हैं ना उसको शक्कर के साथ में अगर हम कल्प बनाते हैं और वो अगर पेट में देते हैं तो भी इसका गामित्व है आर्तव के ऊपर है। ये जो चंपक है वो आर्तव जनन ऐसे बताया गया है, और इसी के लिए जिनमें ओवुलेशन नहीं होता है ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं ना उसमें ये चंपक अवलेह हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये सब जो योनिव्यापद बताए गए हैं तो उनमें सामान्य सूत्र क्या है? तो श्लेष्मला नाम कटुप्राय, श्लेष्मल अगर है कफ जो योनिव्यापद है तो कटुप्राय ऐसे दवाई यूज करनी है। समूत्रा बस्तयो हिता, गोमूत्र के साथ बस्ती इसमें यूजफुल रहते हैं। पित्ते समधु का क्षीरा, पित्त जो योनिव्यापद अगर हम देख रहे हैं तो उसमें मधु का यानी यष्टि मधु और क्षीरा दूध के साथ, आणि वाते तैलाम्ल संयुता, वात में अगर बस्ती देने हैं तो उसमें तैल और अम्ल यानी कांजी उसके साथ में हम दे सकते हैं। तो ये सामान्य सूत्र जो है वो योनिव्यापद का हो जाता है। उसके बाद में अगर ये सब चिकित्सा देने से हमारा फलश्रुति क्या रहेगा? तो एवं योनिसु शुद्धासु गर्भम विंदन्ति योषितः अदुष्टे प्राकृते बीजे जीवोपक्रमणे सति पंचकर्म विशुद्धस्य पुरुषस्य चपि इंद्रियम परीक्षा वर्ण दोषाणाम दुष्टम तग्नैहि उपाचरेत। इस तरह से अगर हम मेडिसिन देते हैं तो एवं योनिसु शुद्धासु, योनि अगर शुद्ध हो जाती है तो गर्भम विंदन्ति योषितः, उसमें जो फाइनल हमको रिजल्ट आना है तो गर्भम विंदन्ति ये बात हो जाती है। और अदुष्ट प्राकृते बीजे जीवोपक्रमणे सति, अदुष्ट और प्राकृत ऐसा जब भी बीज हो जाता है तो उसमें जीव का उपक्रमण हो जाता है। सो ऐसे अगर हम चिकित्सा देते हैं तो योनिव्यापद दूर होके गर्भम विंदन्ति योषिता ये फलश्रुति है। सो इसमें एक सर्व समावेशक जो फलघृत बताया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फलघृत की अगर हम सॉरी चिकित्सा देखते हैं तो उसकी फलश्रुति जो है उसमें योनि दोष, शुक्र दोष, आयुष्य, पौष्टिक, मेध्य, धन्य, म्रियमाण प्रजा ऐसी एक बात बताई गई है। सो अगर प्रजा नेक्स्ट जनरेशन जिसको हम पुत्रग्नि योनि बोलते हैं को जातम जातम विनाशय, तो इसके लिए इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आ जाता है। गर्भिणी भी यूजफुल हो सकता है फलघृत,
बालग्रहण भी है और देहवर्धन भी है। और इसी के लिए फलद्रुत जो है वो हर एक पेशेंट को बहुत ही बार क्लिनिक में यूज किया जाता है। योनि व्यापद और अष्टांग, इसका क्या संबंध है? जैसे कि मैंने टाइटल में ही आपको बता दिया कि अष्टांग आयुर्वेद और योनि व्यापद इसका क्या संबंध है। तो काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जराभूषाण, ऐसे 8 अंग बताए गए हैं। सो ये 8 अंगों को देखते हुए हमको चिकित्सा करनी पड़ती है। सो ये चिकित्सा करते समय अगर योनि व्यापद की भी चिकित्सा है तो भी काय चिकित्सा जो है वो भी ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है। सो ऐसा क्यों है? सो ये काय चिकित्सा जो है इसमें कायाग्नि यानी जाठर अग्नि की चिकित्सा हो जाती है। आर्तवम अग्नेयम ऐसे बताया गया है। तो आग्नेयत्व जो है वो अग्नि से ही उत्पन्न होगा। सो जाठर अग्नि की चिकित्सा, अगर जाठर अग्नि प्राकृत है तो अग्नेयत्व आर्तव का जो है वो प्राकृत मेंटेन किया जाता है। और इसी के लिए जो काय चिकित्सा यानी अग्नि की चिकित्सा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जाठराग्नि प्राकृत है तो ही शोष्यवान वह्नि जो है वो प्राकृत रहता है। और शोष्यवान वह्नि के ऊपर जो रज है उसका पाचन डिपेंडेंट होता है। जो नवरज है उसका परिणति होके रज में, और उसकी परिणति होके पुराण रज में, प्रसाद रूप रज और पुराण रज, ऐसा जो उसका प्रवास है ना रज का, ये जाठर अग्नि के ऊपर रहता है, शोष्यमाण वह्नि के ऊपर रहता है। और इसी के कारण ये ज्यादा बात महत्वपूर्ण रहते हैं। उसके बाद में ज्वर, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, अर्श और ग्रहणी। अर्श और ग्रहणी का जो संबंध है वो तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि शोष्यमाण वह्नि महत्वपूर्ण है वैसे ही अर्श और ग्रहणी अतिसार, ये जो तीनों व्याधियां हैं ये ग्रहणी के ऊपर डिपेंडेंट है, अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी के लिए हमारी जो योनि व्यापद की चिकित्सा रहती है उसमें अर्श, ग्रहणी और अतिसारी इनकी चिकित्सा महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद में अगर हम ज्वर का सोचेंगे तो ज्वर और योनि व्यापद इसका क्या संबंध है? तो योनि व्यापद में अलग अलग हम जब भी सिम्टम्स देखते हैं तो चिड़चिड़ापन आना या फिर स्त्रियों में सहन करने की ताकत नहीं रहना, ये बातें रहती हैं। और ज्वर जो है उसमें भी शरीर और मन का संताप ऐसे बताया गया है। ज्वर जो है वो रस का व्याधि है और रस से ही उत्पन्न रज है। और इसी के लिए बहुत बार ऐसे भी देखा जाता है कि स्पेसिफिकली टाइफाइड वगैरह ऐसे जो ज्वर रहते हैं ना उसके बाद में पीरियड्स में इरेगुलरिटीज रहना वगैरह, ये बातें पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखने पड़ती है। और भी एक बात इधर अग्नि के बारे में मैं आपको जरूर बता दूंगी कि जो पेशेंट्स में ओव्यूलेशन नहीं होता है या फिर जिन जिन पेशेंट्स में स्पेसिफिकली एएमएच लो होता है, उनका ओवरीज का जो रिजर्वायर रहता है वो अगर कम रहता है ना, उसकी चिकित्सा जो है ना वो एक आपको मैं छोटी सी बता दूंगी। सो जब भी सूर्य जो रहता है वो सनराइज रहता है एकदम उसका क्रिसेंट जो दिखता है वैसे जब भी हो जाता है ना, तो सूर्य के ऊपर त्राटक अगर करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो एएमएच लेवल्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो आंखें रहती है ना उसके अंदर रेटाइना है जो कि मज्जा धातु से बनी हुई है, आंखें भी मज्जा धातु से बनी हुई है। तो ये जो रेटाइना है उसका कनेक्शन जो है पीनियल बॉडी से रहता है और पीनियल बॉडी का हमारे पिट्यूटरी के ऊपर रहता है। और इसी के कारण क्या हो जाता है, पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। एएमएच लेवल जो है वो मॉडर्न हिसाब से अगर बोलते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेशेंट्स है कि जिनके 0.2 0.3 ऐसे भी जो एएमएच है वो भी पेशेंट्स कंसीव हुए हैं, ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। और इसी के लिए एएमएच बढ़ाने के लिए सूर्य का दर्शन या फिर सूर्य के ऊपर त्राटक करना ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्नेयत्व उसमें है, इसी के कारण। दूसरी बात और भी है कि राजयक्ष्मा का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ट्यूबरक्यूलर एंडोमेट्राइटिस के पेशेंट्स में ट्यूबल ब्लॉकेजेस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो ये ट्यूबल ब्लॉकेजेस होने के कारण काकवंध्या जो बोली है, वंध्या का प्रकार, वो ज्यादा करके देखा जाता है। सो इसमें राजयक्ष्मा का विचार करना ये बात महत्वपूर्ण रहती है। सो इसमें षटफलकृत का अगर हम उत्तर बस्ती वगैरह यूज करते हैं तो जो ट्यूबल ब्लॉक्स है वो भी निकल जाते हैं और एंडोमेट्रियम का जो क्वालिटी है वो सुधर जाता है। जो ट्रायल लेड एंडोमेट्रियम होना चाहिए वैसे स्पॉन्जी और उसका ब्लड रिच इन ब्लड सप्लाई ऐसा एंडोमेट्रियम बन जाता है। और इसी के लिए कारण
गुड़ुच्छामृत पेट में देना या फिर षटफल का उत्तर बस्ती करना, षटफल पेट में देना, ये अगर बातें हम करते हैं ना, तो राजक्षमा की चिकित्सा ध्यान में रखते हुए हम योनिव्यापत की चिकित्सा कर सकते हैं। किसी किसी पेशेंट्स में ऐसे भी होता है कि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जब भी छोटे थे या फिर ग्रोइंग एज रहता है, तभी कभी कभार ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हुआ रहता है और उसका परिणाम स्वरूप ये एंडोमेट्रियम के ऊपर आ जाता है, और इसी के लिए राज्यक्ष्मी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही रक्त पित्त जो है वो आजकल बहुत ही कॉमन दिखता है। हमारा जंक फूड खाने पीने की आदतें बहुत ज्यादा पेशेंट्स की अलग अलग हुई है। सो इसमें सॉल्टी ज्यादा लेना, सार ज्यादा लेना, ये अगर बातें हैं तो रक्त पित्त की संप्राप्ति हो जाती है, जैसे कि पुरुषोष्ण तीक्ष्ण कट्वम्लम लवणादि विदाहि भी कोद्रवोद्दालकश्चान्नि तद्युक्त रति सेवित। तो अगर ऐसा खाना है, जंक फूड ज्यादा है, तीखा ज्यादा है, सॉल्टी ज्यादा है, आप पूछेंगे कि सॉल्टी कैसा, लेकिन ये फरसान वेफर्स चीज वगैरह ये सब सॉल्टी बातें हैं। सो अगर ऐसी ज्यादा लिए जाते हैं ना, तो रक्त पित्त की संप्राप्ति हो जाती है। और जो गर्भस्रावी वंध्या बोली गई है कि जिसमें गर्भ रुकता है लेकिन श्रुत हो जाता है, स्राव हो जाता है, ऐसे जो पेशेंट रहता है ना, ये जनरली रक्तपित्त से कंसिडर करने चाहिए, ऐसे है। सो गर्भस्राव की जो चिकित्सा बताई है उसमें भी रक्तातिसार या फिर रक्तपित्त जैसी चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा सूत्र आया है। और इसी के लिए रक्तपित्त का विचार करना ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। सो जिन पेशेंट्स में 21-22 डेज का ही साइकिल रहता है, उसमें भी रक्तपित्त का सोच करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए योनिव्यापद और काय चिकित्सा के एंगल से योनिव्यापद देखना ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे काय के बाद में काय बाल बाल रोग की चिकित्सा और योनिव्यापद ऐसा सोचेंगे। सो आयुर्वेद में स्त्री रोग ऐसा अलग बताया ही नहीं है, अलग पार्ट नहीं है। 8 जो भाग बताए हैं वो बाल रोग के अंदर ही स्त्री रोग बताया है। ऐसा क्यों किया है? तो बाल रोग यानी छोटे बच्चों के रोग, तो बच्चे नहीं होना ये भी एक रोग बाल रोग में ही आया है, और इसी के लिए वंध्यत्व जो है वो भी बाल रोग में ही समाविष्ट गया है। तो वंध्यत्व का कारण क्या है? तो योनिव्यापद, तो योनिव्यापद जो है वो भी बाल रोग में ही समाविष्ट किया है। सो जबी जबी सुप्रजा जनन ऐसा सोचना है तो बाल रोग के एंगल से योनिव्यापद को देखना चाहिए। सो ये जर्मिनल लेयर्स बनाने वाला जो वात है, वात गर्भाकृति नाम ऐसा जो वात है, उसकी अगर विकृति हो जाती है तो ये बालक जो रहते हैं उनमें भी विकृति दिखती है। और इसी के लिए माल डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वजाइनल एट्रीज क्या बोलते हैं, ऐसा जो रहता है, सो अप्लाजी, ऐसा जो अप्लाजिया या फिर ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं, या फिर जिसमें वजानल सेप्टम रहता है, यूट्राइन सेप्टम रहता है, बाइकॉर्नेट यूट्रस रहता है, ये सब जो है वो माल डेवलपमेंटल है। सो ऐसी जो बातें हैं ये क्यों होती है? तो वात की गति के वजह से होती है। इसमें और भी एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगी कि मैथुन कर्म कैसा करना चाहिए, कौन से आसन में करना चाहिए, ये बात भी अलग अलग बताए गए हैं। सो इसमें जो तृणपुलिक, ऐसा जो सौगंधिक, ऐसे जो अलग अलग षंड बताए गए हैं, सो उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे जो रहते हैं उनका एफिनिटी कैसा है, उनकी क्या बोलते हैं आवड निवड कशी आहे, त्याच्यानुसार हम ये सोच सकते हैं कि बाल चिकित्सा में ये इसका अंतर्भाव किया गया है। और इसी के लिए ये बाल संस्कार, गर्भ संस्कार और गर्भिणी परिचर्या ये भी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण है। योनिव्यापद अगर अलग अलग है तो बाल रोग के हिसाब से हम इसको ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद में जो है वो ग्रह चिकित्सा, काय बाल ग्रह। सो ग्रह में क्या इसका अर्थ है कि ग्रासयति इति ग्रहाणी, जो गृहित करते हैं, पकड़ लेते हैं, वो जो है उनको ग्रह ऐसा बोला गया है। सो ये जो ग्रह है अलग अलग जो कि स्पेसिफिक बच्चों को ग्रासते हैं ऐसा बोला है, जैसे कि रेवती ग्रह, शकुनी ग्रह, ऐसे अलग अलग ग्रह आए हैं। सो कभी कभार ऐसा भी एक वर्णन आया है कि जिसमें नैगमेश ग्रह बाधा ऐसी बताई गई है, जैसे कि जो गर्भिणी है उसका गर्भिणी को छोड़ के नैगमेश जो है वो बच्चे यानी गर्भ को ही लेके जाता है, और इसी के लिए गर्भस्राव हो जाता है। सो ऐसी जो ग्रह बाधाएं है कि जिसमें
गर्भ की उत्पत्ति या गर्भ पूरा 9 महीने का पूरा होके उसका प्रसव नहीं हो जाता है, और इसी के लिए गृह चिकित्सा के एंगल से भी हमको योनि व्यापत जरूर देखना चाहिए। इसमें और भी मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी, राजयक्ष्मा जो है वो भी गृहज व्याधि ऐसे बताया गया है। ये राजयक्ष्मा दो किस्म का है, जो कोई अनुलोम राजयक्ष्मा और प्रतिलोम राजयक्ष्मा है। ये जो प्रतिलोम राजयक्ष्मा है कि जिसमें चंद्रमा जिसको ये राजयक्ष्मा हुआ था, सो उसी के कारण ये क्षय ऐसा हम देखते हैं कि धातुओं में क्षय होना, ये बात इसमें दिखती है। सो राजयक्ष्मा अगर है तो ग्रह के एंगल से हम राजयक्ष्मा को जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि नक्षत्राणाम द्विजानाम च राज्ञो भूद्यदयम पुरा यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततोमतः ऐसे बताया गया है। और इसी के कारण ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा ही अगर ग्रस्त है, गृहित है, तो शरीर में चंद्रमा के ऊपर ये ओव्यूलेशन के या फिर जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो चंद्रमा के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी के लिए 28 डेज का साइकिल रहता है। और ये चंद्रमा जो है, इसी के कारण जो स्त्रियां रहती है उसको हम अपना बंधु मान लेती है और उसको पूजा वगैरह करते हैं। सो शरीर में स्त्रियों के जो जो कुछ भी भाव आर्तव के हिसाब से आते हैं वो चंद्र के हिसाब से रहते हैं, और इसी के लिए राजयक्ष्मा को सोचना गृह चिकित्सा के एंगल से वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। दूसरी बात है, ग्रह जो रहता है उसमें मानसिक परिणाम बहुत ज्यादा दिखते हैं, जैसे कि योशापस्मार या फिर प्रीमेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स आते हैं उसमें चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ना, या फिर अटेंशन सीकिंग क्या बोलते हैं, अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड होना। ये जो बातें हैं ना, ये योनि व्यापत को गृह चिकित्सा से देखनी पड़ती है। सो योशापस्मार जैसा अगर व्याधि है तो उसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो जो मेडिसिन आते हैं ना उसमें लता करंज और हिंगू ऐसा यूज किए हुए अलग अलग कुबेराक्ष जैसी वटी बताई गई है। सो ये गृह चिकित्सा के एंगल से देखना चाहिए। और भी कुछ मेडिसिन ऐसे है कि जो उन्माद और अपस्मार जो ग्रह के कारण होते हैं ऐसे बताया गया है। उसमें उन्माद और अपस्मार में कुछ मेडिसिन ऐसी है कि जिसमें वंध्यासूत प्रदम ऐसा उसके फलश्रुति आई है। इसमें एक तो है वो ब्राह्मीकृत है जो कि उन्माद चिकित्सा में आया है। ये ब्राह्मीकृत अगर देखते हैं ना तो उसकी फलश्रुति में वंध्यासूत प्रदम ऐसे बताया गया है। कभी कभार जब इनफर्टिलिटी के केसेस रहते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत पेशेंट जो रहते हैं ना उसमें स्ट्रेस टेंशन एंग्जाइटी बहुत ही ज्यादा रहती है, सोशल प्रेशर ज्यादा रहता है। सो ऐसे केसेस में चिड़चिड़ापन या फिर हम अगर पेशेंट्स को ओव्यूलेशन स्टडी पर रखते हैं और ओव्यूलेशन के डे के समान हम बताते हैं कि क्वाइटस करना है, आपको जाके कांटेक्ट रखना है, तो उसी दिन चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है। ऐसी जो बातें है ना उसमें ब्राह्मी घृत का हम यूज बहुत अच्छे से जरूर कर सकते हैं। और ये ब्राह्मी घृत की फलश्रुति जो है ना वो भी वंध्यासूत प्रद ऐसी बताई गई है। नहीं तो उन्माद के पेशेंट्स में जो चिकित्सा स्वरूप ब्राह्मी घृत आया है उसकी फलश्रुति में वंध्यासूत प्रद में से आने का सवाल ही नहीं था। ये स्ट्रेस जो है वो रस धातु विकृति और रस से रज धातु विकृति और उसके कारण नाइडेशन नहीं होना, ये बातें हो जाती है, और इसी के कारण ये ब्राह्मीकृत उन्माद अपस्मार में हम देखते हैं जो कि वंध्यासूत प्रदम है। वैसे ही कल्याणक घृत भी उन्माद चिकित्सा में ही बताया गया है जो सौभाग्य और पुष्टिद ऐसा बोला गया है। सो ये कल्याणक घृत भी जो जो पेशेंट्स में फॉलिकल मैच्योरिटी नहीं रहती है ना उसमें हम कल्याणक घृतपानार्थ दे सकते हैं। सो ओव्यूलेशन के समय अगर हम जो 8, 9, 10, 11 ये जो दिन है तभी अगर कल्याणक घृत देते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप फॉलिकुलर मैच्योरिटी अच्छी रहती है, और इसी के कारण अच्छे ओवम यानी ओवम की क्वालिटी सुधरना, ये बातें हो जाती है। इसके कारण ये ग्रह चिकित्सा भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है। ग्रह के बाद में जो आती है वो ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य शालाक्य, जिसमें शल्य स्पेसिफिकली शालाक्य हम बोलेंगे। ये जो शालाक्य चिकित्सा है, आप पूछेंगे कि ये एनटी का और ये योनि का क्या संबंध है, तो एक बात महत्वपूर्ण है कि कर्ण जो बताए हैं ना वो आवर्त जैसे है
और उनका अगर कर्ण पूर्ण करते हैं तो कर्ण जो है वो पांचों इंद्रियों में वात का विशेषता उसमें बताई गई है। और इसी के लिए स्नेहन जो करना है ना वो भी विशेषात ऐसा बोला गया है कि कर्ण और शिर शिरश्रवण पादेशु तम विशेषण शीलयेत, ऐसे बताया गया है स्नेहन का जो रूल है उसमें। श्रवण इसका मतलब है कर्ण। तो स्पेसिफिकली जो अगर हम कान को स्नेहन करते हैं, कर्ण पूर्ण करते हैं स्नेह से, तो उसके कारण शरीर में जो वात है सार्वदेहिक उसकी शांति हो जाती है। और इसी के लिए योनि व्यापद में स्पेसिफिकली वात जो योनि व्यापद में ये कर्ण पूर्ण चिकित्सा बहुत ज्यादा फलदायी रहती है। कदम्ब तेल रहे या फिर जिसको सहचर तेल है उसका अगर हम कर्ण पूर्ण करते हैं तो हमारे शरीर में पूरे शरीर में जो वात की विकृति रहती है वो दूर करने में ये महत्वपूर्ण रहता है। वैसे ही जो नासा है उसका भी महत्व मैंने आपको बता दिया कि नासा जो है वो पृथ्वी महाभूत का ज्ञानेन्द्रिय है और गर्भाशय है वो पृथ्वी महाभूत का कर्मेंद्रिय है। और इसी के लिए नस्य से अलग अलग पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के ऊपर काम हो जाता है और बहुत अलग अलग केसेस में अलग अलग योनि व्यापद में नस्य का परिणाम हम बहुत अच्छा ले सकते हैं। नस्य अगर हम देखते हैं ना तो गर्भिणी में अवस्था में भी गर्भस्राव नहीं होना चाहिए, गर्भस्रावी वंध्या में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसी के लिए अलग अलग नस्य बताए गए हैं, जैसे कि दुर्वा का नस्य है, दुर्वा स्वरस का नस्य है, दुर्वा घृत का नस्य है, या फिर दाडिम पुष्प का स्वरस का नस्य बताया गया है, औदुंबर का नस्य बताया गया है। ये अलग अलग नस्य जो है वो गर्भस्रावी वंध्या जैसी पेशेंट अगर हमारे पास आती है, रिकरेंट एबॉर्शंस लेके अगर आती है तो उसमें हम ये जरूर यूज कर सकते हैं। वैसे भी नेत्र जो है वो भी ऊर्ध्वांग चिकित्सा में ही आते हैं। शुक्र सारता की जो लक्षण आए हैं ना उसमें श्लक्ष्ण पूर्ण नेत्रता ऐसे बताया गया है। तो ये शुक्र सारता जब भी रहती है ना तो नेत्र में वो प्रकट हो जाती है और इसी के कारण नेत्र जो है वो शुक्र को गामित्व के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखेंगे तो ये स्नेह भी रहता है ना तो भी वो दो प्रकार का रहता है, जिसमें पुत्र और माता इनका वात्सल्य और पति और पत्नी इनका वात्सल्य। सो ये दोनों भी जो है वो भाव जो है ना वो नेत्र में ही प्रकट होते हैं। और इसी के लिए अगर हम आंखों में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन डालते हैं जैसे कि कल्याण का घृत जैसे है जो कि उन्माद में काम करते हैं, वो भी अगर हम देखते हैं तो ये एएमएच बढ़ाने के लिए भी उसका परिणाम बहुत ज्यादा आता है। और इसी के लिए जैसे अष्टोतन अलग अलग बताए हैं अलग अलग नेत्र व्याधि के लिए, वैसे ही शुक्र सारता आने के लिए या फिर शुक्र का गामित्व मिलने के लिए हम नेत्र में दवा जरूर डाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो नेत्र धरा कला, नेत्र में जो पित्त धरा कला है वही मज्जा धरा कला बताई गई है। और ये पित्त धरा कला जो है वो ग्रहणी में है और ये ग्रहणी जो है उसका अग्नि जो है वो शोषमान वग्नि जो है उसके ऊपर रज का पाचन डिपेंडेंट है। ज्ञानेश्वरी में एक ओवी आई है उसमें पचून विष्ठेच्या दाथरी उकडूनी नवमासांतरी गर्भिणी जैसी। विष्ठेच्या दाथरी इसका मतलब है जो विष्ठेचा यानी फीकल मटेरियल जो है उसके नजदीक में रहने वाली जो क्या बोलते हैं चैनल है उसके अंदर ये गर्भ जो है उसका पाचन हो जाता है। सो ये गर्भ जो है उसका पाचन पुरुष धरा कला या फिर मज्जा धरा कला इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है और जो शोषमान वन्य के ऊपर है। और इसी के लिए नेत्र जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण अहमियत रखते हैं योनि व्यापद की चिकित्सा में। वैसे ही गल जो है उसके रोग भी